सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशंस में सबको स्वागत है। एक्रे सिटी बर्बाद होने के बाद कई कारणों से जंग रुक गई। ज़्यादातर फ्रेंच आर्मी अपने देश चले गई। एक्रे क्रूसेडिंग आर्मी के कब्जे में थी और उन लोगों ने शहर को बड़ी मेहनत से फिर से बनाया और वहाँ के चर्चेस और इमारतें फिर से बनाई गई थी। सलादीन के साथ शांति की चर्चा रुक गए। अब्बे में रहने वाली औरतें कन्फ्यूजन में थे। अब तक वे अशरा के घर जाकर उसकी बातें सुनकर आध्यात्मिक साधना कर रहे थे और खुशी खुशी अपने दिन बिता रहे थे। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे थे। उनमें से कुछ औरतें ऐसा सोचा था कि जंग में घायल हुए अपने रिश्तेदारों की सेवा करने के लिए हम यहाँ आए थे। इसलिए बहुत सोचने के बाद करीब 10 औरतें आर्मी के साथ घायल हुए सैनिकों की सेवा करने के लिए जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जेन, थेरिस और गोजो की प्रीस्टिसेस एक्रे में ही रहने का फैसला किया। जैसे ही रिचर्ड की आर्मी जफ्फा में प्रवेश किया, सलादीन की आर्मी उन पर हमला कर दिया। इससे जंग फिर से शुरू हो जाता है। इस जंग के दौरान ये 10 औरतें घायल हुए सैनिकों को पानी पिलाते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें हीलिंग भी करते थे। वे एकता के भाव से और अनकंडीशनल लव से सभी ज़रूरतमंदों की सेवा करते थे। ब्रिटिश सैनिक सरासिन सैनिकों में कोई फर्क नहीं देखते। यह बात उनके आध्यात्मिक विकास को दिखाता है। युद्ध के बाद भी यूरोपियन औरतें कुछ दिनों तक घायलों की देखभाल करते थे। वे मरे हुए लोगों को दफनाने में जेन की पति अलेक्जेंडर की मदद करते थे। दिव्य स्त्री शक्ति एक्टिवेट होने की वजह से अनकंडीशनल लव उनमें जागृत हुई। जफ्फा की लड़ाई जीतने के बाद रिचर्ड अपने परिवार के साथ जफ्फा में ही रहता था और सलादीन के छोटे भाई अल अदिल के साथ शांति के लिए बातचीत करने की कोशिश करता था। रिचर्ड गई, हग, कुछ सैनिकों को और कुछ औरतों के साथ शांति की चर्चा के लिए बुलावा आता था। उन औरतों में एलेनोर, जस्टिना, कैथरीन, मेडेलिन और एलिजाबेथ शामिल थे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया था, हाई प्रीस्टेस अशरा के जरिए चैनलिंग मैसेज देती कि शांति की चर्चा होगी और सैनिकों के साथ कुछ औरतें भी अपनी राय देने जाएंगे और सब लोग उन औरतों के बात सुनेंगे। ये सब औरतें चर्चा में शामिल होते थे। इन बातचीत की वजह से युद्ध कुछ देर के लिए रुक जाती है। इस मीटिंग में रिचर्ड अपनी छोटी बहन जोन्ना से अल अदिल की शादी करने की प्रस्ताव रखता है, लेकिन वे इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं। जोन्ना दुखी होती थी कि उससे पहले पूछे बिना यह प्रस्ताव क्यों किया। वो कहती थी कि वह किसी भी मुसलमान से शादी नहीं करेगी। जैसे हम अपने पास रहा सबसे अच्छी चीज़ दूसरों को देकर उनसे फ़ायदा उठाने या उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक औरत को एक चीज़ समझकर जोन्ना की शादी का फैसला उससे पूछे बिना कराने की कोशिश करते थे। इस तरह धरती पर औरतों को गुलाम बनाया जाता था और दिव्य स्त्री शक्ति को दबाया जाता था। इसकी वजह से स्त्री पुरुष तत्वों में एक असंतुलन पैदा हो गई। इन चर्चाओं के बाद हुई दावत में सलादीन का बेटा टाकी एलिजाबेथ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था। उससे बात करता था और उसके आगे पीछे घूमता रहता था। एलेनोर और हग अपनी बेटी एलिजाबेथ को सुरक्षित रूप से जल्दी जफ्फा किले तक ले जाना चाहते थे।
4 दिन बाद एलेनोर एक अंग्रेज सैनिक से मिरानी नाम की एक सरासिन औरत को बचाती थी। बाद में मिरानी एलेनोर और एलिजाबेथ को जंगल में ले जाती है, यह कहकर कि वह उन्हें कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताएगी। वहाँ उन्हें सरासिन सेना किडनैप कर लेते हैं। उन्हें जफ्फा चौकियों में लगे टेंट में कैद कर दिया जाता था। वे दोनों ध्यान में बैठ के अपनी परिस्थिति हग, जेन और बाकी सभी को बेचते थे, जो टेलीपैथी के जरिए मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में शांति और हिम्मत बने रहने के लिए अपनी शक्तियों और टेक्निकों का इस्तेमाल करते थे। अल अदील एलेनोर और एलिजाबेथ के पास आकर उन्हें बताता था कि टाकी एलिजाबेथ से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। एलेनोर कहती है कि उसको ये बात मंजूर नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ टाकी से प्यार करती है, इसलिए वह शादी से मना नहीं करती। जब हक को पता चलता है कि वे दोनों गायब हो गए, तो वे अपनी सेना के साथ उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और जंगल में इस सरासिन कैंप को देखते हैं। हक चुपके से एलेनोर और एलिजाबेथ को एक टेंट में देखता है और सब लोग सो जाने के बाद उनसे मिलने जाता है। हक उनसे जान लेता है कि क्या हुआ और उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहता है। लेकिन एलिजाबेथ टाकी से प्यार करती है और अपने पिता से शादी करने की इजाज़त मांगती है। हग और एलेनोर अपनी बेटी की मर्जी की इज्जत करते हैं और एलिजाबेथ को अपना जीवन साथी चुनने का आज़ादी देते हैं और हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद सरासिन कैंप से शादी का न्योता आता है। सिर्फ कुछ सैनिकों और परिवार वालों को ही बुलाया जाता है। वो लोग एलिजाबेथ को उनमें से एक मानते हैं, लेकिन वे उससे कहते हैं कि वह अपना धार्मिक विश्वास छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ अपने माता पिता से कहती है कि टाकी उसे उसके धार्मिक विश्वासों के हिसाब से प्रार्थना करने देगा और टाकी भी ईसाई रीति रिवाजों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है, जैसे वह मुस्लिम धर्म की पढ़ाई करने के लिए तैयार थी। प्यार हर किसी को हर चीज़ को बदल देता है। जब प्यार होता है तो कोई कमी नहीं दिखती है, दोनों के बीच एडजस्टमेंट होती है। जब नफ़रत होती है तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं। नफ़रत सब कुछ ख़त्म कर देता है। शादी के जश्न के बाद एलेनोर और हग जफ्फा फोर्ट लौट आते हैं, यह मानते हुए कि वे अपनी बेटी को फिर से कभी नहीं देख पाएंगे। थेरिस की मुलाकात रेनॉल्ड से होती है, जो गाय के साथ काम करता है। रेनॉल्ड थेरिस की सुंदरता और समझदारी से आकर्षित होकर अपना खाली समय उसके साथ अब्बे में बिताता था। थेरिस भी उससे प्यार करती थी। उनके प्यार को देखकर अशरा थेरिस को आर्ट ऑफ लव के बारे में बताती है, यानी प्यार करने की कला के बारे में बताती है। थेरिस 3 दिनों तक ध्यान में बहुत समय बिताती है। उसे स्पष्टता मिलती है। वह बिना देर करे रेनॉल्ड से शादी करने की फैसला करती है। वह पहला सोचती थी कि अपने पिता युद्ध से लौटने के बाद शादी करेगी, तब तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ध्यान के बाद वह तुरंत शादी करने का फैसला करती है। थेरिस यह बात अशरा को बताती है। अशरा उनसे कहती है कि वे इसके बगीचे में शादी कर सकते हैं। अशरा उनसे पूरी बगीचे को देखने के लिए कहती है। उस बगीचे को गार्डन ऑफ हायर हीलिंग कहा जाता है। वहाँ बहुत सारे फूल, पेड़, पौधे, जड़ी बूटियाँ, झरने और फव्वारे हैं। इस पूरे बगीचे में गॉडेस एनर्जी सैंकर होता है।
बगीचे में एक छोटी सी इमारत है। वहाँ कुछ औरतें जड़ी बूटियों के एसेंस से हर्बल दवाइयाँ बनाते हैं। सलीमा नाम की एक हीलर ने उन्हें वहाँ सब कुछ दिखाती है और हीलिंग के बारे में समझाती है। वो कहती है कि पूरी तरह से हीलिंग होने के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी का इलाज करना ही काफ़ी नहीं है। प्लाज्मा बॉडी, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को भी हील करने की ज़रूरत होती है। सलीमा कहती है कि मरीज़ का ज़्यादातर शरीर अगर बेचैन और अशांत से रहता है तो हमें उस बीमारी को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम मानना चाहिए। उसके अंदर सही एनर्जीज, चेतना और ज्ञान की कमी के कारण शरीर बीमार पड़ गई। सलीमा जानबूझकर पूछती है कि क्या आपको हाथ रख के हीलिंग करने की कला के बारे में पता है? थेरिस कहती है, मुझे नहीं पता। जीन और हमारे समूह के कुछ और लोग ये हीलिंग आर्ट के बारे में जानते हैं। मैं भी सीखना चाहती हूँ। सलीमा थेरिस से बताती है कि हीलिंग कैसे करना है। वो कहती है कि अपने सिर के ऊपर एक द्वार खुलते हुए देखो। वहाँ से यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जीज, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स को आते हुए विजुअलाइज करो, जो हमारे सहस्रार चक्र से बह रही है और उस व्यक्ति में जा रही है जिसे हम अपने हाथों से हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों में यह हीलिंग करने का सामर्थ्य सहज सिद्ध होती है, लेकिन कुछ लोगों को गुरु के द्वारा क्रॉन चक्र खोलने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि इनिशिएशन के दौरान एक गुरु क्रॉन चक्र के द्वार खोलते हैं और एनर्जीज या प्राण शक्ति को क्रॉन चक्र के जरिए यूनिवर्स से शरीर में बहने देते हैं। सलीमा कहती है कि इस प्रोसेस से हमारे अंदर की हीलिंग सामर्थ्य को जगाया जा सकता है। सलीमा थेरिस के सिर के ऊपर हल्के से छूती है। थेरिस अपने सिर से हाथों के जरिए एनर्जी बहती हुई महसूस करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कई चैनल्स खुल गए हैं। कुछ देर बाद सलीमा उन्हें एक और खूबसूरती से सजी हुई बिल्डिंग में ले जाती है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक छिद्र है। वहाँ एक बड़ा एमराल्ड यानी एक हरा क्रिस्टल रखा है। जब सूरज की रोशनी उस एमराल्ड पर पड़ती है तो पूरे कमरे में हरी रोशनी फैल जाती है। यह एक हीलिंग रूम है। यह मन और भावनाओं को हील करता है। जब लोग निराशा, डिप्रेशन और कंफ्यूजन का सामना कर रहे हैं और इमोशनली लो महसूस कर रहे हैं तो वे इस कमरे में मेडिटेशन करते हैं और हील होते हैं। सलीमा रेनॉल्ड और थेरिस से उस कमरे में आंखें बंद करके आराम से बैठने के लिए कहती है। फिर थेरिस को उस मेडिटेशन में एक विजन आता है। बहुत से लोग घायल होके दर्द से रो रहे हैं। कुछ लोगों को हर्बल से इलाज कर रहे हैं। फिर जब सारे हर्बल्स ख़त्म हो जाते हैं तो इस बड़े एमराल्ड से निकलने वाली हरी रोशनी के ज़रिए हीलिंग एनर्जी उनमें से जाती है और जो घायल हुए लोगों को हील करती है। लेकिन कुछ लोग अपने डर की वजह से हीलिंग एनर्जीज नहीं ले पाते। कुछ लोग जो हीलिंग में माहिर हो गए हैं वे अलग अलग तरीक़ों से इस डर को दूर कर रहे हैं। हीलिंग के लिए कलर थेरेपी में हरे रंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल में हरे पर्दे इस्तेमाल किए जाते हैं। उस मेडिटेशन से बाहर आने के बाद थेरिस समझ गई कि एक अच्छा हीलर बनने के लिए हमें सबसे पहले दूसरों का दुख अपने अंदर नहीं लेना चाहिए।
यानी उस दुख और मुश्किलों को देखकर या सुनकर हमारा इमोशनल बॉडी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें अपनी मुश्किलों के बारे में बताता है तो हम भी उनको देखकर या सुनकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन आत्माओं को प्यार और हीलिंग भेजना चाहिए। फिर थेरिस और रेनॉल्ड गार्डन से अशरा के घर जाते हैं। वहाँ अशरा बाकी सभी यूरोपियन महिलाओं के साथ गाइडेड मेडिटेशन कराती रहती है। आइए हम भी उस मेडिटेशन करते हैं। आराम से ध्यान में बैठिए। अपने घर के ऊपर और चारों ओर प्रकाश का एक डोम यानी गुंबद विजुअलाइज कीजिए। पूरा डोम एक अद्भुत रोशनी से बना हुआ है। डोम के ऊपर एक छेद है। उस छेद से एक अद्भुत तेज प्रकाश डोम में आ रही है और पूरे डोम में फैल रही है। यह प्रकाश डोम के अंदर मौजूद सभी लोगों के भीतर और हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है और सभी लोग प्रकाश का रूप बन गए हैं। यह प्रकाश हमें हर तरह के दुख और नुकसान से बचा रही है। इसी तरह हमारे बीच विश्व प्रेम को फैला रही है। कल्पना करें कि यह पूरा डोम अनकंडीशनल लव से भर गया है। इस डोम के चारों तरफ छेद है। कल्पना करें कि यह प्रकाश उन छेदों से निकलकर चारों ओर फैल रही है। आपके पूरे इलाके में जहां आप रह रहे हैं, पूरे देश में, उसके बाद पूरी धरती में भी फैल जाती है। उसके बाद पूरे धरती में भी फैल गई है। हमारे धरती प्रकाश से भर गई है। धरती पर जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं, जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है, हर जगह पर यह प्रकाश बह रही है और सभी लोगों को सुरक्षा और प्यार दे रही है। इसे कुछ देर ऐसे ही विजुअलाइज कीजिए। धन्यवाद। प्रकाश की जय।